हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक्स डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 में हम यहाँ पे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इससे पहले मेरे 2-4 वीडियो आए थे। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो इसी चैनल पे यूपीएससी रिवीजन में। उसके बाद हम आज यहाँ पे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आगे बढ़ेंगे। With the advent of the Buddhism and Jainism, which were the part of the Shramana tradition in the 4th century BC, the religious and the social scenario of the Gangetic Gangetic Valley began to undergo changes as both religions were opposed to the Varna and Jati system of the Vedic age. They gained the patronage of the Kshatriya rulers who had grown weary of the Brahminical supremacy. As the Mauryas established their power, we see a clear demarcation of the architecture and sculpture developed under the state patronage and those that were developed by the individual initiative. Thus, the Mauryan art can be classified as follows. उसके बाद में ये एक डायग्राम दी है मौर्यन आर्ट के बारे में। जैसे कोर्ट आर्ट होते थे, कोर्ट इनिशिएटिव में पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, केव्स दिए। उसके बाद में स्तूपास दिए। कोर्ट आर्ट में पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास है। पॉपुलर आर्ट जो मौर्यन आर्ट का एक और टाइप है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव होते थे इसमें केव्स, फोर्ट्री, स्कल्पचर ये दिया है। उसके बाद में डिस्कस किया है वन बाय वन उसके बारे में, डायग्राम के बारे में। द मौर्यन रूलर कमीशन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क्स फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज द रिलीजियस रीजन्स। दीज वर्क्स सॉरी गैस, हवा बहुत तेज़ चल रही है, यहाँ पे आंधी आ रही है, सो थोड़ा वॉइस क्लैरिटी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कोर्ट यार्ड में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। द मौर्यन रूलर्स commission a large number of architecture works for political as well as religious reasons. These works are referred to as a court art. पैलेसेस के बारे में बताया है। उसके बाद में द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। मौर्यन एम्पायर जो आया था, द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर था हमारे इंडिया में। द कैपिटल कहाँ पे थी इसकी? पाटलिपुत्रा में। एंड द पैलेसेस एट कुमराहर were created to reflect the splendor of Mauryan Empire. The palace of the Chandragupta Maurya was inspired by the Achaemenid palaces at Persepolis in Iran. Wood was the principle of building material. Wood, लकड़ी का यूज़ करते थे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल में। Megasthenes described the palace as one of the greatest creation of the mankind. ये दिया है कैसा स्ट्रक्चर होता था। साइट्स ऑफ द पैलेस एट कुमराहर। सिमिलरली अशोकाज पैलेस एट कुमराहर वॉज अ मासिव स्ट्रक्चर। इट हैड अ हाई सेंट्रल पिलर एंड वॉज अ 3-story वुडन स्ट्रक्चर। द पैलेस वॉल्स वेयर डेकोरेटेड विद द कार्विंग स्कल्पचर पिलर्स। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट टू कमेमोरेट द बैटल विक्ट्रीज। जो इंस्क्रिप्शन ऑफ द पिलर्स यूज़ किया करते थे अशोका के ड्यूरेशन में, वो विक्ट्री का साइन हुआ करते थे। अज्यूम एज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ही आल्सो यूज द पिलर टू प्रोपोगेट द इम्पेरियल्स सरमन्स एज वेल। अपना जो पिलर्स सरमन्स के लिए प्रोपोगेट करते थे अपना उपदेश, वो हर तरफ पिलर्स के थ्रू दर्शाया जाया करता था। On the average of the 40 feet high, the pillars were usually made up of chunar, sandstone, stone and comprised of the 4 parts. A long shaft formed the base of the base and was made up of a single piece of stone and monolith. Single piece का बना हुआ करता था वो पूरा stone और monolith. On the top of it lay the capital, which was either lotus shape or bell shape. The bell shaped capital were influenced by the Iranian pillars, as was the highly polished and lustrous finish of the pillar. Above the capital there was a circular or a rectangular base known on the abacus on which the animal figure was placed. ऐसा होता था जो पिलर्स होते थे विक्ट्री साइन या फिर अपना प्रोपोगेट उपदेश या जो भी करते थे
इसके थ्रू, वो पिलर्स के थ्रू दर्शाया जाया करता था। अशोकन पिलर्स का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लौरिया नंदागढ़ पिलर्स इन द चंपारण सारनाथ पिलर नियर द वाराणसी में का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद में नेशनल एम्बलेम के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे। इन एबेस्कस एंड एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर फ्रॉम द ऑफिशियल नेशनल एम्बलेम ऑफ द इंडिया। इन द एबेस्कस ऑफ द सारनाथ पिलर 4 एनिमल्स आर शोन रिप्रेजेंटिंग द 4 डायरेक्शंस। गैलप्सिंग हॉर्स वेस्ट और बुल ईस्ट साइड में होता था, एलिफेंट साउथ एंड लॉयन नॉर्थ साइड में होता था। द एनिमल्स सीम टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील ऑफ द एग्जिस्टिंग till eternity. The elephants depicts the dream of the Queen Maya. A white elephant entering her womb. The wool depicts the zodiac sign of the Taurus, the month in the which the Buddha was born. The horse represent the horse Kanthaka, which Buddha is said to have used for going away from the princely life. जब बुद्ध ने छोड़ा था अपना राजपाट, तब ये कंथा का हॉर्स का उसको रिप्रेजेंट किया गया है। द लॉयन शोज द अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटनमेंट। जब एनलाइटनमेंट हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब लॉयंस उसको लॉयंस के तरीके से शो करते हैं। इन द नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडका उपनिषदा मीनिंग द ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स are inscribed below the abacus in Devanagari script. The capital is crowned by the wheels of the law, Dharma Chakra. The lion symbolized the Buddha spreading Dhamma in all directions. It was built in the commemoration of the first sermon by the Buddha or the Dhamma Chakra Parivartana. स्तूपा के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। स्तूपाज वेयर burial mounds prevalent in India from the Vedic period. It is the conventional representation of the funeral cumulus in which the relics and ashes of the dead were kept. जो स्तूपाज होते थे वहाँ पे बुद्धा के अवशेष रखते थे, डेड जो एशेस राख होती थी वो रखते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अशोका द आर्ट ऑफ द स्तूपा रीच इट्स क्लाइमैक्स। अशोका पीरियड में स्तूपाज बहुत अपने चरम सीमा पर था। ऑलमोस्ट 84,000 stupas were erected during this period. Although Vedic traditions, stupas were popularized by the Buddhists after the death of the Buddha. 9 stupas were erected, 8 of them and had the relics of the Buddha at their medhi, while the 9th had the pot in which the relics were originally kept. A basic diagram representing the various parts of the stupa is given below. Stupas का structure कैसा हुआ करता था वो दिया गया है। छत्रा होते थे, यष्टि होती थी, हर्मिका होती थी, स्तूपा, डोम, ईस्ट तोरना होते थे, साउथ तोरना होते थे, डाउन स्टेयर हुआ करते थे, वेस्ट तोरना हुआ करते थे, अपर वैली वॉकवे, एम्बुलेटरी पाथ हुआ करते थे, इसे छतरास बोलते थे, एसटी बोलते हैं। ये स्टोन्स फेंस हुआ करती थी। ऐसा स्ट्रक्चर दिया स्तूपास का, देख लेना डायग्राम में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा विद डिफरेंट पार्ट्स। द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड अप ऑफ अनबर्न्ड brick, while the outer surface was made by using the burnt brick, which were then covered with the thick layer of plaster. The medis and torna were decorated by the wooden sculpture. Devotees walk around the pradakshina patha or open ambulatory passageway as a token of worship. Example, the Asachi Stupa in Madhya Pradesh is the most famous of the Ashokan Stupa. Piparava Stupa in Uttar Pradesh is the oldest one. The location of the 9 stupa built after the date of Buddha: राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामाग्रामा, वेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर, पिपालीवाना। ये 9 लोकेशन थे स्तूपास के। डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर एंड एक्यूमेनियन पिलर के बारे में डिफरेंस बताया यहाँ पे। तो डिफरेंस देखते एक एक करके। कंपोजिशन कैसा हुआ करता था अशोकन पिलर्स का? द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर्स वेयर मोनोलिथिक, दैट इज they were inscribed from the single piece of stone and mainly chunar sandstone. अशोकन पिलर कैसे सिंगल पीस हुआ करते थे, पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ करता था। एक्यूमेनियन पिलर्स कैसे हुआ करते थे? शाफ्ट ऑफ द एक्यूमेनियन पिलर्स वेयर मेड अप ऑफ द वेरियस पीस ऑफ द सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर। बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हुआ करता था एक्यूमेनियन पिलर्स। लोकेशन कहाँ हुआ करती थी? द अशोकन पिलर वेयर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड बाय द रॉयल डिक्शन।
The Achaemenid pillars were generally attached to the state buildings. पॉपुलर आर्ट के बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे. Apart from the royal patronage, cave architecture, sculpture, and the pottery took the expression of the art by the individual effort. These were grouped together as a popular form of art and architecture. Cave architecture. This period saw the emergence of the rock-cut cave architecture during the Mauryan period. These caves were generally used as a viharas, that is, living quarters by the Jain and Buddhist monks. While the early caves were used by the Ajivaka sect, later they became the popular as the Buddhist monasteries. The caves during the Mauryan period were marked by the highly polished finish of the interior wall and the decorative gateways. ये एग्जाम्पल दिया है, डेकोरेटेड एंट्रेंस टू द बारबरा केव्स का एग्जाम्पल दिया है इस फिगर में. Example: Barbara and Nagarjuni caves in the Bihar were found during the time of Dasharatha, grandson of Ashoka. स्कल्पचर के बारे में डिस्कस किया है. स्कल्पचर वेर यूज प्राइमरी फॉर द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा इन द तोरना एंड मेदी and is as the form of religious expression. Two of the famous sculpture of the Mauryan period are those of Yaksha and Yakshi. They were object of the worship related to all the three religions: Jainism, Hinduism, Buddhism. Yaksha और यक्षी ये जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म सभी में देखा गया इनको. The earliest mention of the Yakshi can be found in the Silpadikaram, a Tamil text. Similarly, all the Jain Tirthankara were associated with the Yakshi. ये कुछ फ्रॉम लेफ्ट यक्षिनी का स्कल्पचर दिया है इन तोरना यहाँ पे, और एट्स सांची स्तूपा का है ये, और यक्ष स्कल्पचर का दिया है यहाँ पे. पोट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. Pottery of the Mauryan period is generally referred to as a northern black polish ware, NBPW. They were characterized by the black paint and highly lustrous finish, and were generally used as a luxury items. They have often been referred to as the highest level of pottery. Specimen of the north black polish ware, इसका फिगर दिया है कैसा दिखता था. Post-Mauryan art. After the decline of the Mauryan Empire in 2nd century BC, a small dynasty sprang up in various parts of India. Among them, Shunga, Kanvas, Kushanas, and Shakas in the north, and Satvana, Ikshvakus, Abhiras, Vakatakas in southern and the western India gained prominence. Similarly, the religious scene saw the emergence of the Brahmanical sects such as Shaivites, Vaishnavites, and Shaktis. The art of this period started reflecting the changing socio-political scenario as well. The architecture in the form of rock-cut caves, stupas continue, which each dynasty introducing some unique feature of their own. Similarly, different school of sculpture emerged, and art of sculpture reached its climax in the post-Mauryan period. Architecture. रॉक कट caves के बारे में बताएं. Construction of the rock caves is in the Mauryan period. However, this period saw the development of the two types of rock caves, Chaitya and Vihar. While Vihars were residential halls for the Buddhist and Jain monks, Vihars में बुद्धिस्ट और जैन monks रहते थे, were developed during the time of Mauryan Empire. The Chaitya hall were developed during this time. They were mainly quadrangular chambers with the flat roofs and used prayer halls. The caves also had open courtyards and stone screen walls to shield from rain. They were also decorated with human and animal figures. उसका डेकोरेशन क्या करते थे, ह्यूमन्स और एनिमल फिगर्स के कुछ चित्र हुआ करते थे उस पर. एग्जाम्पल: कार्ले चैत्या हॉल, अजंता केव्स, 29 केव्स एंड 25 विहारास और 4 चैत्या. कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. और फ्रॉम लेफ्ट साइड में कार्ले केव्स है यहाँ पे, ये कार्ले चैत्या और विहारा एट एलोरा. कुछ फिगर दिया है यहाँ पे, देख लेना आप. उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स उड़ीसा में. दे वेर मेड अप अंडर द कलिंगा किंग खारवेला in the 1st and 2nd century BC near the modern day Bhubaneswar.
The cave complex was both man-made and the natural caves. They were possibly carved out for the residence of the Jain monks. There are 18 caves in Udaygiri and 15 in Khandagiri. Udaygiri caves are famous for the Hathi Gumpha inscription, which is carved out in Brahmi script. The inscription start out with the Jain Namokar mantra and highlights various military campaign undertaken by the king Kharvela. There are inscription in the other cave also. Rani Gumpha cave in Udaygiri. Rani Gumpha cave in Udaygiri is a double story and has some beautiful sculpture. स्तूपास के बारे में बताएं. Stupas became the larger and more decorative post of the in the post-Mauryan period. Stones were was increasingly used in place of the wood and brick. The Shunga dynasty introduced the ideas of the Torna as a beautifully decorated gateways to the stupa. The Tornas were intricately carved with the figures and patterns and were evidence of the Hellenistic influence. Sorry for the pronunciation. Hellenistic influence. Example: Barhut Stupa in Madhya Pradesh, the Torna at Sachi Stupa in Madhya Pradesh. Sculpture के बारे में यहाँ पे बताया. Three prominent school of sculpture developed in this period at three different region of India, centered at Gandhara, Mathura and Amravati. Gandhara school के बारे में बताया. Gandhara school of art developed in the western frontier of Punjab, northwest साइड में गांधारा आर्ट प्रचलित हुआ था. नियर द मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान. द ग्रीक इन्वेडर्स ब्रॉट अप विद द ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक एंड द रोमन स्कल्पचर विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन. दस द गांधारा स्कूल आल्सो come to be known as the Greco-Indian school of art. The Gandhara school flourished in two stages in the period of 50 BC to 500 AD. While the former school was known for its use of the bluish grey sandstone, the latter school used mud and stucco for the making the sculpture. The images of the Buddha and the Bodhisattva were based on the Greco-Roman pantheon and assembled resembled that of the Apollo. ग्रीको रोमन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे. ग्रीक. मथुरा school flourished on the bank of the river Yamuna in the period of between the 1st and 3rd century BC. The sculpture of the Mathura school were influenced by the stories and imageries of all three religions of the time. बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म सभी यूज़ हुआ करता था मथुरा में. Images model on the earlier Yaksha images found during the Mauryan period. The Mathura school show a striking use of symbolism in the images. The Hindu gods were represented using their avayuddhas. For example, Shiva is shown through the linga and mukhalinga. Similarly, the halo around the head of the Buddha is larger than in the Gandhara school and decorated with a geometrical pattern. Buddha is shown to be surrounded by the two bodhisattva, Padampani holding the lotus and Vajrapani holding a thunderbolt. अमरावती स्कूल. इसमें बताया गया कि इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया द अमरावती स्कूल डेवलप ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द सातवाना रूरल. While the other schools focus on the single images, Amravati school puts emphasis on the use of the dynamic images and the narrative art. The sculpture of this school made excessive use of the Tribhanga posture, that is body with three beds. ये डिफरेंसेस बिटवीन द गांधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स के बारे में दिया गया है. यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं क्या डिफरेंस है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या था गांधारा स्कूल में, मथुरा स्कूल में, अमरावती स्कूल में. हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक और हेलेनिस्टिक. हेवी इन्फ्लुएंस था ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, सो इट इज़ आल्सो नोन एज इंडो ग्रीक. और मथुरा में क्या था, डेवलप बाय द इंडिजिनियसली था ये. नो एक्सटर्नल कल्चर, इसमें कुछ एक्सटर्नल का कुछ ये नहीं था, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था. अमरावती स्कूल में क्या था, ये भी इंडिजिनियसली था, यहीं पे डेवलप हुआ था. इंग्रेडिएंट कौन सा यूज़ करते थे, अर्ली गांधारा स्कूल वेयर यूज ब्लू ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया करते थे. वाइल द लेटर पीरियड सॉ द यूज़ ऑफ मड
स्टैंडस्टोन यूज़ करते थे यहाँ पे। मथुरा में क्या यूज़ करते थे, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे, यहाँ पे वाइट मार्बल यूज़ किया करते थे। रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या था, मेनली बुद्धिस्ट था यहाँ पे, ग्रीको रोमन पैंथियन में। और यहाँ पे और रिलीजियस, थ्री रिलीजियस, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। और यहाँ पे अमरावती में सिर्फ बुद्धिज़्म था यहाँ पे। पेट्रोनिस कौन सा हुआ करते थे, पेट्रोनाइज बाय कुशानाज। और यहाँ पे कुशानाज रूलर हुआ करते थे मथुरा में, और अमरावती में सातवाहना हुआ करते थे। एरिया ऑफ डेवलपमेंट कौन सा हुआ करता था, डेवलप इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, मॉडर्न डे ऑफ कांधार वगैरह जो वहाँ पे हैं। ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, मथुरा, सोंक, कंकाली टीला। ये कहाँ पे हुआ था, कृष्णा गोदावरी रिवर वैली, लोअर वैली में, डीप साउथ में, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में। फ्यूचर ऑफ द बुद्धा स्कल्पचर, बुद्धा यहाँ पे बुद्धा is shown in the spiritual state with a wavy hair, with a wear of few ornaments and seated position of the yogic posture में हुआ करते थे। हाफ क्लोज आइज हुआ करते थे। प्रोटूबरेंस जो इन द मेडिटेशन पोर्शन में था, प्रोटूबरेंस बोलते हैं उसको, इज शोन इन द सिग्निफाइंग द ओमनी साइंस ऑफ बुद्धा। और मथुरा में कौन सा हुआ करता था, इज शोन इन द डिलाइटेड मूड विथ अ स्माइलिंग फेस हुआ करता था। और यहाँ पे क्लीन शेव हुआ करते थे। बुद्धा इज सिटेड इन द पद्मासना with a different mudras and face and reflects great similar protuberance मथुरा में। और अमरावती में क्या हुआ करता था, नैरेटिव आर्ट हुआ करता था। देयर इज अ लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर ऑफ द बुद्धा, जनरली डिपिक्टेड जतका टेल्स that is the previous lives of the Buddha in both human and animal forms. So ये अलग अलग पोस्चर दिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कैसा हुआ करता था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कैसा हुआ करता था, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कैसा हुआ करता था, इसके पूरा बताया है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसे वीडियोज़ आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।